नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। खबर नागपुर से है, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। एक बयान में फडणवीस ने कहा कि राज ठाकरे अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए झूठे दावे भी कर रहे हैं। फडणवीस ने साफ कहा कि जब तक राज ठाकरे आत्मचिंतन नहीं करेंगे और झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे, तब तक जीत उनकी पहुंच से दूर रहेगी। अब इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान तेज हो गया है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, सुनिए जरा। बस वही मैं कहना चाहता हूँ, ये अपना दिल बहला रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपन तो जीत ही रहे थे, अपनी हार में कोई षड्यंत्र है ताकि कार्यकर्ता बिखर न जाए। लेकिन मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूँ, जब तक अपनी हार का आत्मचिंतन ये नहीं करेंगे तब तक ये नहीं जीतेंगे। लोगों ने मोदी जी को चुनकर दिया है, लोगों ने हमको चुनकर दिया है। जब तक लोगों का अपमान करते रहेंगे और जब तक झूठ बोलते रहेंगे, तब तक ये कभी जीत के नहीं आ सकते। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद जानते थे कि ऐसा विधेयक आएगा, इसलिए कुर्सी संभालते ही अपने और उप मुख्यमंत्री के मुकदमे वापस ले लिए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ये विधेयक विपक्षी नेताओं को परेशान करने की कोशिश है और वोट चोरी के मामले से ध्यान भटकाने के लिए लाई गई एक हथकंडा है। इस बयान के बाद राज्य में सियासी माहौल गर्मा गया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ पूर्ण रूप से कहा, सुनिए। पता था की बात कि एक न एक दिन ऐसा विधेयक आएगा, कुर्सी पे बैठते उन्हें सब अपने मुकदमे वापस ले लिए। अपने तो लिए ही लिए, डिप्टी सीएम के भी ले लिए और जो इस विधेयक को ला रहे हैं उन्होंने कई जगह ये स्वीकार किया, कई जगह, एक जगह नहीं, कई जगह स्वीकार किया कि उन पर झूठे मुकदमे लगे थे, उन्हें झूठा फंसाया गया था। तो अगर उन्हें झूठा फंसाया गया था तो कल किसी और को भी झूठा तो फंसाया जा सकता है। अब आप देखिए, मोहम्मद आजम खान साहब पार्टी के नेता, उन्हें नहीं भेज दिया जेल। प्रजापति विधायक पिछले कितने वर्षों से हैं, इरफान सोलंकी, रमाकांत यादव, अब्बास तो बच गए भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गौशालाओं को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। सिरसा में आयोजित चारा अनुदान राशि वितरण समारोह में उन्होंने जिले की 137 गौशालाओं को 9 करोड़ 83 लाख रुपए के चेक प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि प्रदेश की कुल 605 पंजीकृत गौशालाओं के लिए 88 करोड़ 50 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि जारी की जा रही है। यही नहीं, समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 21 लाख रुपए का और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और लोक निर्माण मंत्री ने 11-11 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुदान देने का ऐलान भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 10.5 वर्षों में राज्य सरकार गौशालाओं को 270 करोड़ रुपए का अनुदान दे चुकी है और आज की राशि को जोड़कर यह आंकड़ा 358 करोड़ 50 लाख रुपए तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश को बेसहारा गौवंश से मुक्त कराने के लिए 3 गौ अभयारण्य बनाने की योजना भी जो है बनाई जा रही है और 4 नए गौ अभयारण्य भी जल्द तैयार होंगे। तो गौशालाओं के लिए अनुदान राशि जो है यहाँ पर दी गई है, जहाँ पर सीएम नायब सिंह सैनी के साथ तमाम अन्य गणमान्य जन भी इस दौरान उपस्थित रहे और उनकी उपस्थिति में अनुदान राशि प्रदान की गई। और जैसे कि तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सीएम सैनी ने गौशालाओं को अनुदान राशि दी है। इस मौके पर तमाम अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति भी रही और इसी के साथ साथ 10 साल में 358 करोड़ चारा अनुदान दिया जा चुका है। इस बात की जानकारी भी सीएम ने दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, चाहे गौ माता है, गीता माता है,
गंगा मैया है, गंगा गाय गीता, उसका संरक्षण और संवर्धन करने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। हमने 2014 के बाद आते ही हरियाणा के अंदर गौ संवर्धन बिल वो भी बनाया, गौ माता के रक्षण संरक्षण के लिए, और गौशालाएं भी निरंतर लगातार खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। दिल्ली विधानसभा में आयोजित अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय विधायी इतिहास की गौरव गाथा को याद किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि इसी दिन से देश के विधायी इतिहास की नींव पड़ी थी, जब विट्ठ भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। और शाह ने कहा कि आज सभी राज्यों की विधायिकाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति इस ऐतिहासिक सदन में एकत्र होकर स्वर्णिम भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। क्या कुछ उनकी ओर से आगे कहा गया, सुनिए। तो आज एक प्रकार से मणिकंचन योग है। एक और तो आज ही देश के विधायी इतिहास की शुरुआत जिस दिन हुई, इस दिन आज जहां हुई वही सदन में उपस्थित हुए हैं। आज के ही दिन महान स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनने की से भारतीय द्वारा हमारे विधायी इतिहास की शुरुआत हुई। और आज देश भर की विधायिका को संचालित करने वाले सभी स्पीकर्स, डेप्यूटी स्पीकर और विधान परिषद के भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आज यहां पर उपस्थित हैं। तो एक प्रकार से स्वर्णिम इतिहास से लेकर स्वर्णिम भविष्य की रचना करने वाली पूरी विधायी व्यवस्था आज इस ऐतिहासिक सदन में उपस्थित है। बिहार के अररिया में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर तंज कसते हुए उन्हें व्यक्ति विशेष के हनुमान कहा और मजाकिया लहजे में शादी की सलाह भी दे डाली। तेजस्वी ने खुद को जनता का हनुमान बताया। इस बयान पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि यह सलाह उन पर भी लागू होती है। किनके हैं आपको तो पता ही है, उन पर ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। हम लोग तो जनता के हनुमान है, वो व्यक्ति विशेष के हनुमान हो सकते हैं। देखिए, हम चाहेंगे कि मुद्दे पे बात हो। चिराग पासवान आज का इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है, ना जनता उनको पूछती है। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को मिटाया जा रहा है। तो चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह जरूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विपक्षी दलों की साझेदारी को मजबूत बताते हुए कहा कि सभी दल वैचारिक और राजनीतिक रूप से एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन में कोई तनाव नहीं है, बल्कि आपसी सम्मान है। राहुल गांधी ने विश्वास जताया कि इस एकता के अच्छे परिणाम आएंगे, लेकिन इसके लिए वोट चोरी को रोकना बेहद जरूरी है। अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रोकना है। मुंबई से आई राजनीतिक प्रतिक्रिया में शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में पिछले 8 महीनों में विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। उन्होंने दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार वोट चोरी से सत्ता में आई है। साथ ही राउत ने कहा कि अब यही मुद्दा राहुल गांधी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया है। इस बयान में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उबाल लाने का काम किया है। ठाकरे जी ने ये मुद्दा पहले भी उठाया है जब चुनाव के नतीजे आए थे। ये वोट चोरी का मुद्दा महाराष्ट्र में
8 महीने से हम लोग उसके ऊपर सवाल जवाब कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी ने ये मुद्दा उठाया, राज ठाकरे जी ने उठाया, शरद पवार साहब ने उठाया, कांग्रेस ने उठाया। देवेंद्र फडणवीस की सरकार इस प्रकार के वोट चोरी से ही सत्ता में आई है। हमारे वोट कहाँ गए, ये सवाल राज ठाकरे ने पूछा था। ये सवाल हमने भी पूछा कि हमको जो वोट लोगों ने डाल दिए हैं, लोग कहते हैं वो वोट कहाँ चोरी हो गए। अब ये चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने मिशन गगनयान को देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह मिशन केवल सफलता नहीं बल्कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत है। इस चुनौतीपूर्ण मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए अत्याधुनिक तकनीक और एक मजबूत इंजीनियरिंग टीम की जरूरत पड़ी। शुभांशु शुक्ला का मानना है कि जल्द ही भारत से एक भारतीय को अंतरिक्ष में भेजने का सपना पूरा होगा। सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो है, जो मुझे बहुत खुशी दे रहा है इस समय, वो ये उत्साह देके जो लोगों में इतना प्यार है और जो इतना सपोर्ट वो इस मिशन को दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये क्यूरियोसिटी ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है हमारी कंट्री में, और अब बस हमें इसको इनेबल करना है और एक के बाद एक हमें ये मिशन एग्जीक्यूट करने हैं। बहुत ही जल्द हमें इंडियन सॉइल से इंडियन रॉकेट पे, एक इंडियन कैप्सूल में एक इंडियन को अंतरिक्ष में भेजना है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की। बिहार की राजनीति में नया मोड़ देखने को मिला है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में हिस्सा उन्होंने लिया है। ये कदम सिर्फ विपक्षी दलों के बीच एकता नहीं दिखाता बल्कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मजबूत मोर्चा बनाने की दिशा में भी इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि क्या ये नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकता है। इसी को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश यादव का शामिल होना वोटर अधिकार यात्रा में बता दें कि विपक्षी खेमे में एक नई ऊर्जा दिखाई दे रहा है। यह यात्रा सिर्फ वोटरों को जागरूक करने का अभियान नहीं है बल्कि ये विपक्षी दलों की एकजुटता का प्रतीक भी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम बीजेपी के खिलाफ चुनावी रणनीति को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा संकेत है। बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए यह चुनौती पेश करता है कि विपक्षी एकता किस हद तक प्रभावशाली होगी। नीतीश कुमार की सरकार और उसके सहयोगी दल अब इस स्थिति का आकलन कर रहे हैं। यदि विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी के लिए वोट बैंक के लिहाज से चुनौती पेश कर सकता है। नीतीश की नीतियों और विकास मॉडल पर भी अब विपक्ष दल सवाल उठाने की स्थिति में है। इस यात्रा के माध्यम से यह साफ संकेत मिलता है कि विपक्षी दल चुनाव आयोग और सरकार की प्रक्रियाओं पर निगरानी रखने के लिए तैयार है। वोटर अधिकार यात्रा का मकसद सिर्फ चुनावी मुद्दों को उजागर करना नहीं है, यह युवाओं और आम जनता को उनके वोट के महत्व के प्रति जागरूक करने का अभियान भी है। इस कदम से विपक्षी दलों को जनता के बीच सक्रिय और जिम्मेदार नेतृत्व दिखाने का मौका मिलता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह यात्रा बीजेपी के चुनावी अभियान पर सीधे असर डाल सकती है, क्योंकि विपक्षी मोर्चा जनता में एक सशक्त विकल्प प्रस्तुत कर रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि गठबंधन अभी तक सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि यह चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद गंभीर है। वोटर अधिकार यात्रा जनता को विपक्षी दलों की योजनाओं और उनकी प्रतिबद्धता से अवगत करवाएगी। यदि इस यात्रा का संदेश सही तरीके से जनता तक पहुंचता है तो नीतीश कुमार और उनके दल के लिए यह गंभीर चुनौती बन सकती है। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों की यह एकजुटता बीजेपी और उनके सहयोगियों के लिए चिंता का विषय हो सकती है। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए विपक्षी दल जनता के बीच अपनी छवि सुधारने और नीतीश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का अवसर पा रहे हैं। देश का खेल, बिहार का चुनाव, देश का चुनाव, रणनीतिकार, राजनीतिकार एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल और कैसे चुनाव जीता जाए यह रणनीति करते हुए अखिलेश यादव, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और एक तरफ प्रशांत किशोर, इन सभी लोगों ने जिस तरह से बिहार के चुनाव को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में एक महिला का अखिलेश यादव पर बयान कि मेरी हत्या हो जाएगी, यह राजनीतिक स्टैंड है। इस स्टैंड को ढंग से ना सोच करके ढंग से सोचा जाए तो ये समझ लीजिए कि वह महिला अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपनी चर्चा बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं सीट पाने के लिए हर व्यक्ति अपनी जुगत में लगा रहता है। इस दौरान हत्या का कोई ऐसा सवाल ही नहीं उठता कि कोई राजनीतिक पार्टी आज के परिवेश में जहाँ कैमरा हो, वीडियो हो, प्रशासन हो, हत्या की सोच भी सकता है। इसलिए एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले लोग यह जान ले कि अब आरोप भी सस्ता नहीं होगा।
इस स्थिति में ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस दिशा में झुकती है। क्या यह यात्रा विपक्षी दलों को चुनाव में वास्तविक बढ़ाव दिलवाएगी या सिर्फ प्रतिनात्मक कदम साबित होगी, यह आगामी महीनों में स्पष्ट होगा। युवाओं के लिए यह यात्रा एक संदेश है, अपने मत का सही उपयोग करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रहना। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी की भागीदारी इसे और भी प्रभावशाली बनाती है। वोटर अधिकार यात्रा की ये पहल युवाओं को उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशील करने के साथ साथ चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने में मदद कर सकती है। राजनीतिक दबाव के बीच चुनाव आयोग भी सतर्क है। विपक्षी दलों की यह यात्रा सरकार और चुनाव आयोग के निर्णय पर सवाल उठाने का अवसर देती है। नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों के लिए यह चुनौती इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्षी दल इसे रणनीति का हिस्सा बना सकते हैं। जनता की प्रक्रिया इस यात्रा पर बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। यदि यह यात्रा जनता के बीच सकारात्मक संदेश फैलाती है तो विपक्षी दलों की स्थिति मजबूत हो सकती है। नीतीश कुमार के लिए यह चुनौती है क्योंकि जनता के बीच विपक्षी दलों की सशक्त उपस्थिति उनकी चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकती है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा विपक्षी एकता का प्रतीक बन रहा है और नीतीश कुमार के लिए भी चुनौती पेश कर रही है। अब देखना यह है कि जनता इस यात्रा को कैसे देखती है और आने वाले चुनावों में इसका असर क्या होगा। बिहार की राजनीति में परिदृश्य अब सबकी नजरें इस यात्रा और इसके प्रभाव पर टिकी हुई हैं और यही तय करेगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कौन कितना मजबूत मोर्चा बना पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। पूजा पाल ने अखिलेश यादव को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताई और इसमें चौंकाने वाली बात ये रही कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव ही जिम्मेदार होंगे। अब चिट्ठी में क्या लिखा है, पूजा पाल को आखिर क्यों है अपनी जान से मरने का खतरा और इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी की तरफ से अब तक क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, इस रिपोर्ट में देखिए। पूजा पाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि मैंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के कहने से पार्टी की सदस्यता ली और तीसरी बार चुनाव लड़ी, तीसरी बार विधायक बनी। जब मैं विधायक होकर काम करने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पिछड़े, अति पिछड़े, दलित सब दूसरे दर्जे के नागरिक है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसे सजा दी जाती है, जिसका परिणाम हमने और पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा जब मेरे पति के हत्यारे और उसके परिवार वालों को दंड मिला। आखिर सपा से क्यों निकाली गई पूजा पाल? समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने हाल ही में यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की खुलकर तारीफ की थी। पूजा पाल ने सदन में कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था अब दुरुस्त है। उन्होंने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार की जमकर सराहना की, लेकिन पूजा पाल का ये बयान समाजवादी पार्टी की नीतियों के खिलाफ माना गया। पार्टी ने इसे घोर अनुशासनहीनता करार देते हुए उन्हें 14 अगस्त 2025 को पार्टी से निष्कासित कर दिया। यूपी विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर 24 घंटे की मैराथन चर्चा के दौरान संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस जैसी नीतियां लाकर मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की
सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। अधिष्ठाता महोदय जी, आज प्रयागराज ही नहीं अपितु पूरा उत्तर प्रदेश की जनता आज माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ विश्वास की नजर से देखता है कि कोई भी प्रदेश का कोई भी माफिया या भू माफिया हमारे भाई की तरफ, हमारी महिलाओं की तरफ, हमारी बहनों की तरफ बुरी नजर से उठा के देखने का काम करेगा तो उस हर अपराधी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाए। प्रयागराज में आपने हत्याकांड में देखा होगा, जिस तरह से जिसमें मेरे पति की हत्या हुई थी और जिस घटना को पूरा प्रदेश जानता है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद मुझे न्याय मिला। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का समर्थन करती हूँ। वैसे पहले भी पूजा पाल दिखा चुकी है बगावती तेवर। पूजा पाल ने साल 2024 के राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की थी। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन किया था। इस पर समाजवादी पार्टी ने कहा था कि ये उनकी पहली गलती थी और पार्टी ने उसे सुधरने का मौका दिया। लेकिन पूजा पाल का दावा कुछ और है। उनका कहना है कि उन्हें योगी की तारीफ करने के लिए नहीं, बल्कि अतीक अहमद और माफिया कहने की वजह से पार्टी से निष्कासित किया गया। पूजा पाल के इन आरोपों ने समाजवादी पार्टी के अंदरूनी माहौल पर कई सवाल खड़े कर दिए और यूपी की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया। पूजा पाल पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की गई, लेकिन पार्टी से निष्कासित के बाद पूजा पाल ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, मैं सभी गरीब और बेसहारा माँ बहनों की आवाज हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद से पीड़ित परिवारों के लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है। जब सही होगा तो सही बोला जाएगा। प्रयागराज में जो कोई नहीं सोचता था, मैं मिसाल हूँ उन सभी लोगों का, जो कि मैं बहुत गरीब परिवार से, दोनों ससुराल और मैं से दोनों परिवार से, बहुत गरीब परिवार से आती हूँ। न मेरे पास पैसा था, न गाड़ी था, न व्यवस्थाएं थी, न घर में कोई एक आदमी था, मगर धन्य शहर पश्चिमी की जनता ने जिससे मुझे विश्वास करके मुझे चुनाव लड़ने का काम किया और अपने पैसे से चुनाव लड़ने का काम किया और उन्होंने लड़वाने का काम उसी आस्था विश्वास के साथ सन 2005 से मैं कमर कस के, मैंने शायद अपनी नहीं कि अपने पति की, मुझे तो पता ही नहीं था कि कौन क्या है, मगर मैंने जब जाना कि इससे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था अतीक ऐसे माफियाओं से, तो मैंने लड़ने की ठानी, क्योंकि मुझे बस एक चीज लगा कि आज मैं डर जाऊंगी जिनके पति की सारेआम हत्या कर दी गई और उसकी डेड बॉडी नहीं दी गई। ऐसे पता नहीं कैसे नॉर्मल इंसान, जो छोटे छोटे समाज के लोग होंगे, पता नहीं हजार राजू पाल जी की हत्याएं हो जाएंगी और हम जैसी लड़कियां गूंगी बहरी घर में बैठ जाएंगी। अधिष्ठाता महोदय, मैंने उनकी आवाज मैं सुन करके और मैं अपने लिए लड़ाई नहीं की, पूरे शहर पश्चिमी और पूरे प्रयागराज और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लड़ने का काम की। पूजा पाल कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से विधायक थी। उनके पति राजू पाल बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे। 2005 में दिन दहाड़े उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप अतीक अहमद और उसके भाई पर लगा था। पूजा पाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी में लिखा कि मैं विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके 2 बार विधायक बनी हूँ, किंतु मेरे पति के हत्यारों को पहले ही सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाता है। सरकार और प्रशासन से मांग करते हुए लिखा कि अपराधियों के विरुद्ध आप हम जैसे पिछड़े और गरीब लोगों को भी न्याय दिला सकते हैं। राजनीति, विचारधारा और न्याय की जंग पूजा पाल बन चुकी है इस पूरी बहस का केंद्र बिंदु। जहां एक ओर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों को सराहा और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर सीधे निशाना साधा। पति की हत्या के बाद शुरू हुआ उनका संघर्ष
अब सियासी टकराव की सबसे ऊपरी सतह पर पहुंच चुका है। अतीक अहमद को माफिया कहने, योगी सरकार की तारीफ करने और पार्टी से निष्कासन के बाद चिट्ठियों और बयानों के इस जंग ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को झंझोर कर रख दिया है। अभी तो मामला गर्म है, लेकिन आने वाले वक्त में ये तय होगा कि पूजा पाल की चिट्ठी और बयान सिर्फ सियासी तूफान बनेंगे या किसी नई राजनीति की पटकथा लिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आज हम अपने उन नायकों का